चलेगा। सेक्शन डी में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सारे क्वेश्चन जो होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे और टोटल कितने क्वेश्चन होंगे इसके अंदर? 4 क्वेश्चन होंगे। आपको चॉइस देखने को मिलेगी इस 32 क्वेश्चन के अंदर ही चॉइस है। और वाला पार्ट भी हम करेंगे। पहले ए पार्ट कंप्लीट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। आपको सिर्फ इसके अंदर ग्राफ बनाना है। एक अलग से आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, उसके अंदर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और उसी से आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। ट्राई करते हैं हम ड्रॉ करने का। ये हमारे पास होगी वाई एक्सिस और ये हमारे पास हो गई एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई एक्स एक्सिस। पहले पॉइंट्स निकाल लेते हैं। एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 3। इसका बॉक्स बनाओ, पॉइंट निकालो एक्स और वाई। अगर x 0 रखेंगे तो y क्या आएगा? 3/2। अगर y 0 रखेंगे तो x क्या आएगा? 3। दूसरा पॉइंट 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -8 है ना। अब अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y क्या आएगा? y आएगा 8/3 और y की वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो x की वैल्यू आएगी -4। तो यानी कि x में -4 भी जाएगा। तो यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। अब हमें क्या चाहिए? y चाहिए 1.2 यानी y चाहिए 3 to 6 2 पॉइंट समथिंग तक। तो ये यहाँ पे पॉइंट लेंगे 1, तो यहाँ पे पॉइंट लेंगे 2, यहाँ पॉइंट लेंगे 3 और x कहां तक चाहिए? x चाहिए 3 तक। तो x लेंगे यहाँ 1, यहाँ पे लेंगे x2 और यहाँ पे लेंगे x3। क्लियर होगी कहानी? यहाँ लेंगे -1, यहाँ लेंगे -2, यहाँ -3 और यहाँ -4। ठीक, अब लाइंस ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कौन कौन सा है? 0 और 3/2। एक्स यहाँ पे क्या हो गया? 0 और 3/2 वाई। 3/2 मतलब 1.5। तो ये पॉइंट आ गया और x3/0 ये पॉइंट ये आ गया। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, ये लाइन आ गई। ठीक, अब दूसरा पॉइंट कौन सा है? दे रहा x की वैल्यू अगर 0 है तो y 3.8/3 होगा तो 2.67। x की वैल्यू 0 तो y 2.67 यानी यहाँ पे कहीं लाई करेगा। और x की वैल्यू -4 तो y 0, x की वैल्यू -4 तो y 0। तो ये पॉइंट यहाँ आ गया। तो यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, तो ये वाला पॉइंट जो है आपके पास, ये वाला पॉइंट क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ द आंसर। ये पॉइंट क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। 32 क्वेश्चन का बी पार्ट कह रहे प्लेस ए एंड बी आर प्लेसेस ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक प्लेस ए है और एक प्लेस बी है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 180 किलोमीटर। इतनी बात ठीक है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक गाड़ी ए से स्टार्ट होती है। अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट अ सेम टाइम, एक गाड़ी यहां से स्टार्ट होती है। इफ द कार ट्रेवलिंग सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 9 आवर्स। चलो पहले स्पीड लेते हैं। स्पीड ऑफ अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से जो स्टार्ट होगी स्पीड लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट बी। अगर पॉइंट बी से स्टार्ट होगी तो स्पीड लेते हैं हम y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कह रहे दे मीट आफ्टर 9 आवर्स। कब? जब वो सेम डायरेक्शन में चले। किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। तो आप सबको पता है कि एक फॉर्मूला लिख लो कि जब भी कार या कोई भी चीज सेम डायरेक्शन में चलती है तो स्पीड क्या होती है? माइनस।
और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो स्पीड क्या होगी, प्लस। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लो। तो 9 घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगी वही गाड़ी, 9x किलोमीटर। और ये 9 घंटे में कितना कवर करेगी, 9y किलोमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम फर्स्ट केस बनाते हैं तो फर्स्ट केस जिसमें क्या है, सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन के अंदर स्पीड क्या होगी, माइनस। तो लिखेंगे 9x माइनस 9y, दोनों के स्पीड के बीच का डिफरेंस कितना है, 180 किलोमीटर। क्योंकि हमें पता है यहाँ से भी 9 घंटे दूर, यहाँ से भी 9 घंटे दूर, तो डिफरेंस कितना आगे बीच का, 180 किलोमीटर। तो 9 कॉमन लिया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 180, और x माइनस वाई की वैल्यू क्या है यहाँ से, 20। अब केस 2 बनाते हैं, यानी सेकेंड केस। सेकेंड केस हमसे क्या कह रहा है, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों आपस में एक दूसरे के सामने, यानी अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना, सेम स्पीड एज बिफोर, दे मीट इन आवर, 1 घंटे में मिलेंगे। तो 1 घंटे में डिस्टेंस कितना चलेगी, x किलोमीटर, 1 घंटे में चलेगी y किलोमीटर। तो स्पीड प्लस कर देंगे, x प्लस वाई कितना, कितनी देर में वेट कर रहा है, 1 घंटे में। आ गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सॉरी 180 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस तो 180 है ना। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन 1, एक इक्वेशन 2। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स। तो स्पीड और x वाई के लिए रखा था हमने स्पीड को, तो x और y की क्या निकाल देंगे, वैल्यू। एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2x इक्वल्स टू 200, x की वैल्यू आ गई 100, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, x की वैल्यू 100, y 180, तो y की वैल्यू आ गई 180 माइनस 100, तो आंसर आ गया 80। तो स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट B इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है prove that the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal। देखो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये एक सर्कल है, एक ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे मैंने एक ये टेंजेंट ड्रॉ करी, और इससे मैंने एक ये टेंजेंट ड्रॉ करी, और ये क्या है, सेंटर। तो बोल रहा है कि मान लो इसको मैंने A माना, इसको B माना, इसको मैंने माना C। ये ए बी जो है इक्वल है किसके, AC के। देखो गिवन हमें क्या है, गिवन कुछ नहीं है, सर्कल एक गिवन है बस। और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि AB जो है इक्वल है किसके, AC के। अब एक इसमें आप कंस्ट्रक्शन कर लो, क्या कर लो, कंस्ट्रक्शन क्या करनी है अपने को कि ज्वाइन, इसको मैंने लिया O, ज्वाइन OB, ज्वाइन OB OC एंड A। 3 चीजों का मैंने क्या कर लिया, ज्वाइन। AO ज्वाइन कर लिया, OB ज्वाइन कर लिया, और OC ज्वाइन कर लिया। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक ट्रायंगल बन गया AOB, एक ट्रायंगल बन गया AOC। क्लियर है इतनी कहानी, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम आगे चले तो हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल, देखो पहले ये भी छोड़ो, इन ट्रायंगल छोड़ो, पहले आप ये देखो कि ये टेंजेंट है, ये तो पता है कि ये टेंजेंट है, हमें इक्वल क्या करना है, AB और AC को इक्वल करना है। अगर ये टेंजेंट है तो ये सेंटर से पास होती हुई लाइन जो कि रेडियस कहलाती है, उससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, ये थ्योरी है, थ्योरम हमने प्रूव कर रखी है। AO AC जो है
वो भी OC से पास ऑन कर रही है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB क्या होगा, एंगल B इज ए राइट एंगल, एंगल B क्या है, राइट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल AOC इज ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज देखो, मैं अगर इस फिगर को उठाऊं, मैं अगर इस फिगर को उठा के वापस रखता हूँ, अब इस फिगर के बारे में बात करेंगे बस, क्योंकि हमें इस फिगर के हिसाब से ये चीजें प्रूव करनी है। देखो क्या होगा, अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल AOB की, तो इसमें मैं कह सकता हूं कि AO का स्क्वायर इक्वल होगा BO के स्क्वायर के प्लस AB के स्क्वायर के। बोलो इतनी बात क्लियर है। अगर मैं यहां से AB का स्क्वायर निकालना चाहता हूं, तो मेरे को AO का स्क्वायर माइनस BO का स्क्वायर करना पड़ेगा, इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर। बोलो ठीक है इतनी कहानी। फिर मैं बोलता हूं इन ट्रायंगल AOC, तो AOC के अंदर मैं कह सकता हूं कि AC का स्क्वायर बराबर होगा, नहीं, AO का स्क्वायर बराबर होगा OC के स्क्वायर के प्लस AC के स्क्वायर के। ठीक है, और यहां से अगर मैं AC का स्क्वायर निकालना चाहूं, तो मैं निकाल सकता हूं AO का स्क्वायर के माइनस OC का स्क्वायर। बोलो, AO का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर। अब आप देखो ध्यान से, इस 1 में और इस 2 में AO तो कॉमन है, और BO की जगह पे क्या है, OC। अभी ध्यान से देखो, क्या मैं BO की जगह OC लिख सकता हूँ? आपको पता है कि OB इक्वल होगा OC के, क्योंकि दोनों क्या हैं, रेडियस है, और एक सर्कल की जितनी भी रेडियस बनती है सारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मैं इस सिचुएशन को लिख सकता हूँ AO का स्क्वायर माइनस BO का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर होगा। इससे क्या हो गया, LHS of equation 1 and 2 are equal। तो अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगी, तो RHS का इक्वल मतलब AB का स्क्वायर इक्वल होगा AC के स्क्वायर के, और अगर स्क्वायर इक्वल है तो AB इज ऑल्सो इक्वल टू AC, हेंस प्रूव्ड। प्रूफ होगी कहानी। अब हमसे अगला पार्ट क्या कह रहा है, अगला पार्ट नहीं इसी क्वेश्चन का पार्ट है, क्या है, यूजिंग अबव रिजल्ट फाइंड द लेंथ ऑफ BC of triangle ABC given that a circle is inscribed in a triangle ABC touching the sides AB, BC and CA at R, P and Q are respectively, and AB is equals to 10 cm, AC equals to 7 cm, CQ is equals to 5 cm। तो मैं आपको इसी फिगर के अंदर करके दिखा रहा हूँ, उसको स्टेटमेंट में कैसे लिखना है वो आप मैनेज कर लेना। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखो AR और AQ क्या है, टेंजेंट्स, तो AR इक्वल होगा AQ के। आगे चलो, BR और BP क्या है, टेंजेंट्स, तो BR इक्वल होगा BP के। आगे चलते हैं, PC और CQ क्या टेंजेंट्स, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कह रहा है कि AB जो है 10 है, AB यानी यहां से लेके यहां तक कितनी है, 10, और AQ क्या है, 7। AQ कितनी है, 7। भाई अगर ये 7 है तो ये भी 7, और ये 7 है तो एक बचा हुआ 3, और ये 3 है तो ये भी 3, और फिर क्या रखा है CQ मतलब 5, और ये 5 तो ये भी 5। तो हमें क्या निकालना है, BC इक्वल्स टू क्या होगा, BP प्लस PC।
तो बीपी क्या है 3 और पीसी क्या है 5, दोनों कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 33। क्लियर हो गई इतनी कहानी, आगे चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन 34। बोल रहा है अ बॉय हुज आई लेवल इज 1.35 meter from the ground spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at some height from the ground. The angle of elevation of the balloon from eyes of the boy at an instant is 60 degree. After 12 seconds, the angle of elevation reduces to 30 degree. If speed of the wind is 3 meter per second, then the height of the balloon from the ground is what? जिसमें कि रूट 3 अगर कहीं पर आता है तो आपको 1.73 यूज करना है। अब देखो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बॉय है जो 1.35 हाइट का है, मान लिया ये अपनी आंखों से, इसकी आंखें ऊपर होंगी, आंखों से एक बैलून को जाते हुए देख रहा है और उस बैलून तक का एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना है 60 डिग्री। अब बैलून एक हाइट पे होगा, एक लड़का भी जमीन पे खड़ा होगा। अब ये बैलून थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है और यहाँ तक पहुंच जाता है, तब तक उसकी आंखों का एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हो जाता है 30 डिग्री। और यहाँ से बैलून को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो समय लगता है वो लगता है 12 सेकेंड। कितना समय लगता है 12 सेकेंड। अब कह रहे हैं कि 3 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से हवा चल रही है, तो 12 सेकेंड के अंदर बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर करा, 12 इंटू 3 बोले तो 36 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। हमें निकालना फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से लेके बैलून तक की हाइट कितनी होगी, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम इसको नंबरिंग कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब हम लिखते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर को हम लेते हैं एच, ए सी को हमने क्या मान लिया एच, ए सी को मान लिया एच और बी सी को मान लिया एक्स। तो अगर ए सी एच है तो ई डी भी एच होगी, और अगर बी सी एच है तो एफ जी भी एच होगी, एफ जी भी एक्स होगी सॉरी, और सी डी अगर 36 है तो जी एच पी क्या होगी 36 होगी। क्लियर होगी इतनी कहानी। tan 60 की वैल्यू होगी ए सी अपॉन बी सी, ए सी की वैल्यू एच, बी सी की वैल्यू हमने ली है एक्स। tan 60 होता है √3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। इससे हमें पता लग गया कि √3x इक्वल्स टू किसके बराबर होगा एच के। क्लियर होगी कहानी, बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं इन ट्रायंगल बी ई और डी, बीईडी में लेते हैं tan 30 डिग्री इक्वल्स टू बीईडी बीईडी का मतलब होगा tan 30 ईडी अपॉन बीडी, ईडी अपॉन बीडी। ईडी की वैल्यू क्या हो गई एच, बीडी की वैल्यू क्या हो गई, अच्छा यहाँ पे देखो बीडी हो गया एक्स प्लस 36। तो tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स प्लस 36। तो x प्लस 36 की वैल्यू क्या आ गई √3h, ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। बोलो जी ठीक है इतनी कहानी। अब h की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो क्या मिलेगा अपने को, अगर h की वैल्यू इसके अंदर हम पुट करते हैं तो अपने पास वैल्यू आएगी x प्लस 36 इज इक्वल टू √3, h की वैल्यू √3x। तो x प्लस 36 इक्वल्स टू 3x और 36 इक्वल्स टू 2x। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 18, और अगर x 18 है तो h कितना होगा 18√3 और √3 की वैल्यू कितनी है 1.73। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा 31.14। लेकिन अगर आप यहीं तक छोड़ाओगे तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ किसकी वैल्यू आई है h की, यानी a से लेके c तक की वैल्यू आई है।
पूरी हाइट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको करना पड़ेगा 3114 प्लस 1.35, इसको ऐड करके जो आंसर आएगा आपको वो होगी आपकी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ हाइट फ्रॉम बेस टू द वैल्यू। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कहता है फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। एक डेटा हमें गिवन है, इसका मीन और मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हम इस डेटा को कॉपी करते हैं, 90 से 95, 95 से 100, 100 से 105, 105 से 1110 और 110 से 115। ठीक है जी, ये आ गई हमारी CI क्लास इंटरवल, ये आ गया 15, 22, 20, 18, 20 और 25। देखो ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी, ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है, ठीक है, इतनी बात। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू कैसे आएगी, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, तो 85 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2 क्या जाएगा 87.5, यहाँ जाएगा 92.5, यहाँ आएगा 97.5, यहाँ आएगा 102.5, यहाँ आएगा 107.5, यहाँ आएगा 112.5। अब क्या निकालना है, x माइनस ए मतलब क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम में किसी को भी एज्यूम कर लो, मान लो इसको हमने एज्यूम कर लिया, तो 105 x यानी 87.5 माइनस 102.5 क्या बचेगा हमारे पास, लगभग बच जाएगा 15 है ना। तो लेकिन 15 तो बड़े डिजिट हो जाएगी, तो ऐसा करते हैं इसको हम से h से डिवाइड भी कर देते हैं। तो हम ये ना निकाल के ना, हम ये चीज पर्टिकुलरली ना निकाल के x माइनस 8 डिवाइड बाय h निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आगे माइनस 15 और डिवाइड बाय 5 माइनस का 3, यहाँ जाएगा माइनस का 2, यहाँ जाएगा माइनस का 1, यहाँ जाएगा 0 या 1 या 2। क्लियर होगा इतनी बात, ठीक है। इसके बाद इसको हमने मान लिया, मान लो f, नहीं f तो ये है ही ना, इसको हम कुछ नहीं मानते, हमने मल्टीप्लाई करना है f इंटू दिस, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे d, इसको मानेंगे d, fi इंटू डी आई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 5 3 15, सॉरी 15 3 45 और 22 दूनी 44 और 20 1 20, 0 21 20, 25 दूनी 50। ठीक हो गया। अब FIDI का प्रोडक्ट करेंगे, सॉरी सम करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 20 से तो 20 कैंसिल आउट और 50 में से 44 गया तो 6 बचा और 6 जिसमें जोड़ेंगे तो माइनस का 39 मिलेगा अपने को। ठीक है, अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी में A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन में सिग्मा FI इंटू H। A मतलब क्या हो गया 102.5 प्लस FIDI माइनस का 39, FI इसका सम करेंगे तो कितना मिलेगा, सम करो जरा इसका, 8 और 2 10, 5 और 5 10, 20 हो गया, 0 2 कैरी, 2 2 4 तो 6, 2 8 2 10 और 2 12, 120, तो डिवाइड आ गया 120, मल्टीप्लाई H मतलब 5, तो ये आ गया 102.5 प्लस ना प्लस को आएगा माइनस आएगा 39 डिवाइडेड बाई 5 दूनी 10, 5 चौक 20। अब 39 डिवाइड बाय 4, 39 डिवाइड बाय 24 क्या मिलेगा 1.625, क्या मिलेगा 102.5 माइनस 1.625, 1.625। अब 102.5 माइनस 102.5 क्या मिलेगा, माइनस ना माइनस क्या मिलेगा 100.875 क्या हो गया मीन। ठीक है जी, अब बात करेंगे मीडियन की। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले निकालेंगे CF, 15 आएगा पहला, फिर 22 जोड़ेंगे तो आएगा 37, फिर आएगा 57, फिर 18 जोड़ेंगे इसमें जो आएगा 67 और 75, फिर 20 जोड़ेंगे तो 95, फिर 25 जोड़ेंगे तो 120। आपको पता है ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट कैसे आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अब मीडियन का फॉर्मूला देखो, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखेंगे मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल्स टू क्या होगा A प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय व्हाट, क्या बनेगा F इंटू H।
ठीक है जी, एक एज्यूम में थोड़ी आएगा इसमें, की बात नहीं होगी। L1 पहले लिमिट चेक करो, लिमिट क्या बनेगी, रेंज क्या होगी क्लास की। देखो 120 आ गया, अब 120 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 60। 60 कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आता है, 60 आ रहा है इस वाली रेंज में, 60 आएगा 4th वाली रेंज। तो क्या बैठेगा बताओ, ये आएगा 100 प्लस n/2 मतलब 60 माइनस CF मतलब एक पहले वाला, CF 57 एक पहले वाला, तो यहाँ पर जाएगा 57 डिवाइडेड बाय f। फ्रीक्वेंसी कौन सी आएगी, सेम वाली, यानी कि 18। फ्रीक्वेंसी आ गई 18, h की वैल्यू कितनी 5, तो आ गया 100 प्लस 3/18 इंटू 5, 3 6 18, तो आ गया 100 प्लस 0.6 48, 2 उधर गया 20, 6 3 18, 2 उधर गया 6 3 18, तो 100.83 क्या हो गया मीटर। क्लियर है इतनी कहानी, ये मीन मीटर में क्वेश्चन हो गया, फाइनल खत्म। इस क्वेश्चन का और वाला पार्ट बिल्कुल सेम है एज इट इज सिर्फ, लेकिन उसके अंदर क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो सेम फॉर्मेट से आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे टाइप कर देना, मैं आपको सोल्यूशन उसका प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो फॉर्मेट में, ठीक है। अब हम चलते हैं सेक्शन ई के पास। सेक्शन डी हम कर चुके हैं फिनिश। सेक्शन ई हमारे को क्या कहता है कि इसके अंदर 3 केस स्टडीज आएंगी। मैंने आपको बिल्कुल बिगिनिंग के अंदर बताया था फर्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी तो एक बार जाके फर्स्ट क्लास देख लो, उससे आपको जनरल स्टूडेंट का आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम के अंदर किस किस बात को ध्यान रखना है। अब सेक्शन ई के अंदर 3 केस स्टडी देखने को मिलेगी अपने को, जिसके अंदर हर एक केस स्टडी 4 मार्क्स की होगी और क्वेश्चन कितने होंगे 3। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे मिस शीला विजिटेड अ स्टोर नियर हर हाउस एंड फाउंड दैट ग्लासेस आर अरेंज्ड वन अबव द अदर इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। एक पैटर्न पे ग्लासेस को अरेंज किया गया। क्या पैटर्न है देखते हैं। ऑन द टॉप ऑफ द लेयर देयर आर 3 जार्स। सबसे ऊपर 3 जार है, नेक्स्ट में 6 है, उससे नेक्स्ट थर्ड लेयर में 9 है, एंड सो ऑन। इसी तरह से चलते आ रहे हैं, सो टिल द 8th लेयर, 8वीं लेयर तक जार रखे हुए हैं। पहली लेयर में कितने जार है, 3 जार है, 1 2 3। दूसरी लेयर में 1 2 3 4 5 6। तीसरी लेयर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जार है। यानी पहले कितने 3, फिर कितने 6, फिर कितने 9। तो आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या पहला क्वेश्चन, राइट एन एपी whose term represent the number of jars in different layers starting from top। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो एपी बनानी है, एपी बनी हुई है 3 6 9 12 15 18 21 24, कहीं तक भी बना सकते हैं, लेकिन कितनी लेयर्स की बने 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेयर्स को लेयर कंप्लीट हो गई। और क्या कह रहा था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो या कोई भी 2 टर्म को माइनस कर दो। डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्म्स इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। तो 6 में से 3 का क्या आ गया 3। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 3 और एपी हमने लिखी थी। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स इन अ लेयर इफ दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड। जस्टिफाई योर आंसर। देखो लॉजिकली सोचो, ये ऐसी एपी बन रही है जिसमें आने वाली हर टर्म जो है 3 के डिफरेंस पे है, 3 के गैप में, यानी हर नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, होगा भी। जिस हिसाब से एपी गिवन है हर नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या नंबर दिया हुआ 34 एंड 34 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ऐसी कोई भी रो नहीं आएगी, ऐसी कोई भी लाइन नहीं आएगी जिसके अंदर हम 34 जार को प्लेस कर सके इस एपी के अंदर, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। एंड जस्टिफिकेशन में क्या लिखेंगे, बिकॉज 34 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 हेंस इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द गिवन एपी, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू प्लेस 34 जार्स इन द गिवन रो।
थर्ड का ए पार्ट क्या कह रहा है, इफ देयर आर n नंबर ऑफ रोज इन अ लेयर देन फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ जार्स ऑफ n इन टर्म्स ऑफ n। तो देखो ना n का फॉर्मूला क्या होता है, an a प्लस n माइनस 1 d। अब a हमें पता है क्या, 3, n हमें पता नहीं पता, d हमें पता है यस 3। तो an का फॉर्मूला क्या बन गया, 3 प्लस 3n माइनस 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, तो 3n क्या हो गया an का फॉर्मूला। आपको जो भी रो चाहिए, जितने भी रो के अंदर नंबर ऑफ जार्स पता करने हैं, उस नंबर ऑफ रोज में n की वैल्यू होगी और वो n की वैल्यू, जैसे आपको पता करना है 5 फिफ्थ रो के अंदर कितने जार्स है, तो n की वैल्यू 5 डालो, 5 3 15, तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ रो के अंदर कितने जार होगा, 15। ठीक, अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द सम ऑफ S8। तो S8 की वैल्यू निकालनी बहुत आसान। अब S8 निकालना तो क्या मिलेगा आपको, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n/2, n की वैल्यू कितनी है 8, तो 8/2, 2a की वैल्यू कितनी है 3, 7 इंटू 8 इसकी d की वैल्यू कितनी है 3। तो आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 3 टू 6, 7 3 21, और 4 मल्टीप्लाई बाय 27, तो 7 चौक 28, 4 दूनी 8 2 10, 108। यानी पहली रो से लेके 8वीं रो तक में जितने जार रखे हैं उन सब का सम कितना होगा, 108। क्लियर होगी कहानी। अब उसी क्वेश्चन का और वाला पार्ट देखते हैं। कह रहा है थर्ड का बी पार्ट क्या कह रहा है, द शॉपकीपर एडेड 3 जार्स इन ईच रो लेयर। हर लेयर के अंदर उसने 3 जार ऐड कर दिए। तो पहली लेयर में कितने जार, 6, दूसरी लेयर में कितने जार, 6 थे ना, 3 ऐड करें तो कितना बनेगा 9, तीसरी लेयर में कितने 9 थे, तो 3 ऐड करेंगे तो 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, ऐसे चलता है। हाउ मेनी जार्स आर देयर इन द फिफ्थ लेयर फ्रॉम द टॉप। टॉप से फिफ्थ लेयर पे कितने जार्स होंगे, 1 2 3 4 5, 18, 18 जार्स। ये कैसे पता लगाएंगे, सिंपल सी सिचुएशन है, जो हमने पहले फॉर्मूला लिखा था 3n वाला। ठीक है, 3n वाला जो फॉर्मूला लिखा था वही है, बस हर लेयर में हमने 3 जार ऐड कर दिए। तो 5वीं लेयर में पूछ रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3, 5 3 15 प्लस 3 इक्वल्स टू 18। फॉर्मूले से निकाल लो, तो लॉजिकली निकाल लो, बात सेम ही, आंसर सेम ही है। करेक्ट है।